हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं बहुत ही मस्त टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक, बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आई होप कि उम्मीद करता हूं कि पक्का ये टॉपिक आज आप लोगों का क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आज सॉलिड बोलता हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं टॉपिक कौन सा होगा। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है फेस ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों, इसके बारे में अगर देखा जाए तो इसके पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। इसके जो पार्ट्स होंगे दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। किसके कंपेयर में? इनकी डेफिनेशन के कंपेयर में। इनके जो पार्ट्स हैं वो हर एक पार्ट अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों। ओके, बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फेस ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? तो दोस्तों, फेस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है फेस, कोई भी फेस है, सॉलिड, लिक्विड या गैस है, या कोई भी एटम है, या कोई आयन है, या कोई हाइड्रेटेड सोल्ट है, या कोई एनहाइड्रस है, उसको किसी दूसरी फेस में चेंज करना। माना जैसे सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, फेस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो यही क्या कहलाता है? फेस ट्रांसफॉर्मेशन। अगर डिफाइन कहें तो इट इज डिफाइंड एज व्हाट? इट इज डिफाइंड एज द कन्वर्जन। किसका कन्वर्जन? कन्वर्जन ऑफ वन फेस, कन्वर्जन ऑफ वन फेस टू अनदर फेस, टू अनदर फेस बाय किससे? अगर हम एक फेस से दूसरे फेस में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? किससे चेंज होता है दोस्तों? यह बाय एनर्जी। और वी गेट टू चेंज टू अनदर फेस बाय चेंजिंग इन इंथैल्पी। इंथैल्पी का यूज करेंगे दोस्तों इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम क्या करते हैं, अगर कोई भी फेस, इसको डिफाइन करेंगे जब एक फेस को किसी दूसरे फेस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। किससे? एक फेस से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्म किया है, बदला जा रहा है। क्या चेंज करके? इंथैल्पी चेंज करके। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है दोस्तों? फेस ट्रांसफॉर्मेशन इंथैल्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉरी, फेस ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। एंड द इंथैल्पी आगे लिख सकते हैं, the enthalpy which is used किसके लिए? which is used दोस्तों, बिल्कुल इजी रखिएगा। और which is used to change the face, to convert the face लिख सकते हैं, चेंज मत लिखो, यहाँ पर कन्वर्ट लिखेंगे, to convert the face। और ये कहलाती है नोन एज, इसी को हम दोस्तों बोलेंगे, ये कहलाती है नोन एज फेस ट्रांसफॉर्मेशन इंथैल्पी। ट्रांसफॉर्मेशन इंथैल्पी, इसी चीज को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? फेस ट्रांसफॉर्मेशन इंथैल्पी कहेंगे। समझ लो फिर से क्या, कि ये एक ऐसी, हमने कहा गया है कि फेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि एक फेस से किसी दूसरी फेस में कन्वर्ट करना, चेंज करना। किससे? इंथैल्पी में चेंज करके। यही क्या कहलाता है? फेस ट्रांसफॉर्मेशन इंथैल्पी कहलाती है। बात आती है जो इंथैल्पी यूज होती है कहाँ पर? कन्वर्ट करने के लिए। किसको? फेस को कन्वर्ट करने के लिए जो इंथैल्पी यूज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फेस ट्रांसफॉर्मेशन इंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? फेस ट्रांसफॉर्मेशन इंथैल्पी कहा जाता है। और एक और बात कहें तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एच से। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। एक एक चीज समझ के चलनी है, बिल्कुल टॉपिक दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स से है, बिल्कुल एक एक चीज समझ के चलनी है। उम्मीद करता हूं कि आज आपका ये क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ओके, और ये अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो डेल्टा एच क्या होती है? इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा किसको? फेस ट्रांसफॉर्मेशन इंथैल्पी को। ओके, इतनी बात समझ में आई होगी। अब बात की जाती है तो इसको जो किया जाता है, फेस ट्रांसफॉर्मेशन को क्लासीफाई किया जाता है, क्लासीफाई किया जो जाता है वो किस में किया जाता है? क्लासीफाइड इनटू 9 पार्ट्स में किया जाता है दोस्तों। किसमें? 9 पार्ट्स के अंदर इसको क्लासीफाई किया जाता है। और दोस्तों यही पार्ट हमारा क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। यही हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या? कि फेस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या किया जाएगा? 9 पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। अब इसमें नाम क्या होंगे? तो दोस्तों मैं लिखवाऊंगा, यहाँ पर भी बताऊंगा। फर्स्ट होता है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ नेटोमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ
क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ आएगा तो आयनाइजेशन एंड द इंथैल्पी ऑफ लास्ट में हमारा आ जाता है सॉल्यूशन। ओके, तो दोस्तों अभी हम इसको बताने वाले हैं क्या क्या होते हैं। चाहो तो पहले दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके सारे पार्ट्स के बारे में, उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में। दोस्तों अगर समझ में आता तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना भूलिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में इसमें। ओके, अब इसके पार्ट्स को देखें, क्लासिफिकेशन देखेंगे। ओके, इसके आगे लिख देता हूं क्लासिफिकेशन। नॉर्मली क्लास 11th के बेसिस पर इसको 9 पार्ट्स में बांटा गया है। पहले हम एक एक करके इनके सबके नेम लिख देते हैं। फर्स्ट दोस्तों क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ओके, सेकंड दोस्तों इसमें होता है इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ओके दोस्तों, हाँ इसमें सी है इंथैल्पी ऑफ, सेम वही हो गया, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। डी हमारा आ गया इंथैल्पी ऑफ, क्या होगा दोस्तों इसमें, एटोमाइजेशन। ई हमारा हो गया इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। एफ हमारा हो गया, कितने हो गए दोस्तों, 5 हुए, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। जी हमारा हो गया इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। और एच हमारा हो गया इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और दोस्तों हमारा आई वाला होता है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। आई होप कि दोस्तों पूरे 9 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जी हाँ दोस्तों 9 हो चुके हैं। ओके, क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, सॉल्यूशन है दोस्तों लास्ट वाला सॉल्यूशन। आई होप कि थोड़ा दिख ना रहा हो तो ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन है। ओके, सबसे पहले बात आती है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की, सेकंड होता है इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, थर्ड होता है इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होता है, एंड फिर होता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, नेक्स्ट होता है इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, फिर इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। दोस्तों आज हम इन्हीं पार्ट्स के बारे में धीरे धीरे सब पर हाईलाइट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसको रिप्रेजेंटेशन के बारे में। दोस्तों रिप्रेजेंटेशन, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो डेल्टा, इसमें सॉरी बात आती है फ्यूजन की, तो इसको क्या होगी, डेल्टा फुस, FUS फुस एंड देन H। फुस मतलब फ्यूजन, बताऊंगा क्या होता है, पहले इसको रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। डेल्टा वैप हो जाएगा VAP वैप एंड H, ये हो जाएगा डेल्टा सब SUB सब H, ये वाला हो जाएगा डेल्टा A स्मॉल a एंड H, ये हो जाएगा डेल्टा स्मॉल I एंड H, ये हो जाएगा डेल्टा HYD H, ये हो जाएगा डेल्टा DIL H, ये हो जाएगा डेल्टा स्मॉल NH, और ये हमारा हो जाएगा डेल्टा सोल SOLH। सोल नीचे की तरफ लिखा जाएगा दोस्तों, नीचे होता है, ध्यान रखना। आई होप कि ना दिख रहा हो आपको ये। ओके, तो मैं इसका यहाँ पर ना सॉल्यूशन का यहाँ पर लिख देता हूँ, तो क्या होता है, डेल्टा SOL सोल एंड H होता है दोस्तों। इसका रिप्रेजेंटेशन है, सारे के सारे क्या हो गए, सॉल्यूशन डेल सोल H। तो इसके रिप्रेजेंटेशन, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है फ्यूजन को, डेल्टा फुस H, डेल्टा वैप H, सब्लिमेशन को डेल्टा सब H, एटोमाइजेशन को डेल्टा स्मॉल AH, आयोनाइजेशन को डेल्टा IH, हाइड्रेशन को डेल्टा HYD H, और डाइल्यूशन को डेल्टा DIL H, न्यूट्रलाइजेशन को डेल्टा NH, और सॉल्यूशन को डेल्टा SOLH। तो दोस्तों इसके रिप्रेजेंटेशन हो जाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों एक एक चीज पढ़ना है, एक एक चीज को लेके चलना है दोस्तों। ओके, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। बात करेंगे दोस्तों फ्यूजन इंथैल्पी क्या होती है, ये इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है। तो दोस्तों हमने फ्यूजन के बारे में पता होगा, फ्यूजन क्या होता है, मेल्टिंग को भी कहा जाता है, हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है। ओके, क्या होता है फ्यूजन, मेल्टिंग को भी बोलते हैं, मेल्टिंग को ही फ्यूजन कहा जाता है। ओके, वो नहीं कि दो चीजें आपस में मिली फ्यूज हो गई, नहीं, केमिस्ट्री में हम बात करेंगे फ्यूजन अगर आ रहा है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो समझ लेना दोस्तों वो क्या है, वो मेल्टिंग है। तो फ्यूजन का मतलब है सॉलिड किस में चेंज होता है, सॉलिड टू लिक्विड में चेंज होता है दोस्तों, एक एक चीज का समझना है।
सॉलिड टू लिक्विड। अब जितने द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द सॉलिड इनटू लिक्विड, देन दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी नोन एज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा फॉर्स H। फ्यूजन इंथैल्पी क्या होती है? किसी भी सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए जितने अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, जितने अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है वही क्या कहलाती है हमारी, उसी को बोलते हैं फ्यूजन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। वेपोराइजेशन के बारे में भी पढ़ा है क्या? लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस, और हम क्या भी बोल सकते हैं? स्टीम भी बोल सकते हैं, स्टीम। ओके, स्टीम है दोस्तों लास्ट में, स्टीम। ओके, लिक्विड टू गैस या स्टीम में भी बदलने के लिए बड़ा करके लिख देता हूं, नहीं आएगा नहीं तो गैस, और नीचे हम ये भी लिख सकते हैं स्टीम। गैस या स्टीम में, लिक्विड को जब गैस या स्टीम में चेंज किया जाता है तो ये क्या कहलाती है? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। जितने अमाउंट में हीट लगती है लिक्विड से गैस बनाने के लिए, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा वेप H। बात आती है सब्लिमेशन की, तो सब्लिमेशन में हमने पढ़ा होगा सॉलिड टू क्या बनती है? गैस बनती है दोस्तों। इसमें सॉलिड टू गैस बनेगी, जितना अमाउंट में सॉलिड टू गैस या गैस टू सॉलिड, दोनों को सब्लिमेशन कहा जाता है। एक में ये भी यहां पर दो तरीके की रिएक्शन होगी, एक्सो और एंडो, ध्यान रखना। सॉलिड टू गैस बन रहा है तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट देनी पड़ रही है, तो एंडो होगी। पर जब गैस से सॉलिड आएगी तो एक्सो होगी, उस समय हीट रिलीज होती है। ध्यान रखना दोस्तों, सब में इसमें वही चीजें होंगी। किसी में अगर इस साइड से में एक्सो है तो इस साइड से आने पर एंडो होगी, और इसमें एंडो है तो इधर साइड से एक्सो होगी। ओके, एक एक चीज समझ के चलना, एक एक चीज को। तो सॉलिड को हीट करके गैस बनाया जाता है, उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी लगती है वही कहलाती है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। रिप्रेजेंटेशन है डेल्टा सब H। बात आती है एटोमाइजेशंस को। ओके, एटोमाइजेशंस क्या होता है? एटम्स में कोई भी मॉलिक्यूल है, क्या है? कोई भी मॉलिक्यूल है, उसको क्या बनाना है? एटम बनाना है। मॉलिक्यूल माना 2HCl है, इसको तोड़ना तो क्या बनाएंगे? H2 बन गया, ये भी मॉलिक्यूल है। H को फिर से तोड़ रहे हैं तो क्या बन गया? H+H बन गया, ये एटम बन गए। मॉलिक्यूल को तोड़ के क्या बनाना? एटम बनाना। उसमें एनर्जी लगती है, एनर्जी देनी पड़ती है। एटम से मॉलिक्यूल बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, ध्यान रखना। इधर से इधर तो एंडो है, बट जब इधर से इधर आएगा तो एक्सो हो जाएगा, हीट निकल जाएगी। अभी बोला ना कि अगर लेफ्ट टू राइट जाने पर एक्सो हो रहा है तो वही रिएक्शन जब क्या होती है? रिटर्न होती है, उस सेम डायरेक्शन में आती है, यानी कि राइट टू लेफ्ट आएगा। तो एंडो थी पहले, तो अब एक्सो हो जाएगी। ओके, तो मॉलिक्यूल से एटम बनाने में जितने अमाउंट में एनर्जी लगती है वो कहलाती है दोस्तों क्या? एटोमाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन में क्या होगा? अगर कोई भी एटम है, एटम से क्या बनाना है? आयन बनाना है। एटम से आयंस बनाने में जितने अमाउंट में एनर्जी लगती है वो क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। माना क्या H है, H एटम है, H एटम से आयन बनाना तो H+ इलेक्ट्रॉन। ओके ना, H से H+ आयन बना दिया ना हमने। Na है, Na एटम है, Na से क्या बनाया? Na+ बना दिया, प्लस इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो पॉजिटिव चार्ज बन गया, आयन बन गया। तो एटम से आयन बनाने में जितने अमाउंट में एनर्जी लगेगी वो कहलाएगी हमारी क्या? एंथैल्पी ऑफ क्या? आयोनाइजेशन। ओके, क्लियर दोस्तों? समझ क्या? अगर आपको लगता है कि हम नहीं ले पा रहे स्क्रीनशॉट, तो आप वीडियो को रोककर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ओके, बात करेंगे हाइड्रेशन की। तो हाइड्रेशन के बारे में दोस्तों हमने पढ़ा था क्लास 10 में, क्या कि कोई भी हाइड्रेटेड सोल्ट बनाते हैं कैसे? जब कोई भी एनहाइड्रस सोल्ट के अंदर लिख देता हूं CuSO4 है, अगर हम 5 मॉलिक्यूल वाटर के मिला दें तो CuSO4.5H2O क्या बन जाए? कॉपर सल्फेट क्रिस्टल बन जाते हैं, और ये हाइड्रेटेड है। क्या है? ये हाइड्रेटेड। ये वाला एनहाइड्रस है, ये हाइड्रेटेड है। तो एनहाइड्रस में वाटर को मिलाया जाता है और क्या बनाया जाता है? हाइड्रेटेड सोल्ट बनाया जाता है। तो कहते हैं क्या? एनहाइड्रस को हाइड्रेटेड सोल्ट बनाने में, हाइड्रेटेड सोल्ट बनाने में क्या लगती है? जितने अमाउंट में एनर्जी लगेगी या एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी वही क्या कहलाती है? हमारी हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहलाएगी। ओके, बात आएगी डाइल्यूशन की। तो डाइल्यूशन का मतलब होता है कॉन्सनट्रेटेड। सिंपली देखेंगे, कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म को किसमें? डाइल्यूट एसिड में बदलना। कॉन्सनट्रेटेड को किस में बदलना? डाइल्यूट में बदलना। कैसे बदलते हैं? क्या कैसे बदलेंगे? एसिड को वाटर में डालेंगे या वाटर को एसिड में डालेंगे? यस, एसिड को वाटर में डाला जाता है, ड्रॉप बाय धीरे धीरे बूंद बूंद करके डालेंगे और लगातार उसको चलाते रहेंगे।
तो कुछ समय अगर हम माना है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया हुआ है, डाइल्यूट H2SO4 बनाना है, तो कैसे, कुछ क्या लेंगे, कुछ ड्रॉपर में क्या भरेंगे, कुछ क्या लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड लेने, वो वाटर के अंदर बीकर में वाटर लेना है, उसमें ड्रॉप वाइज मिलाते रहे, ड्रॉप डालते रहो, उसको क्या घोलते रहो। कुछ समय के बाद हमें क्या मिल जाएगा, डाइल्यूट H2SO4 मिल जाएगा। तो और जब छू के देखेंगे, बाहर से अगर बीकर छू के देखेंगे तो इस कंडीशन में हीट निकल के गर्म हो जाता है, वो दोस्तों गर्म हो जाएगा, तो ये कहेंगे एक्सोथर्मिक है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड टू डाइल्यूट कर रहे हैं तो हीट निकलती है, रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो समझ गए होंगे दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके दोस्तों, हाँ बात करेंगे आगे। तो इसमें क्या, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म को किस में बदलना, डाइल्यूट में बदलना, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, कॉन्सेंट्रेटेड को डाइल्यूट में बदलना, यही कहलाता है एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। इसमें जो हीट एनर्जी चेंज होगी, जो हीट चेंज होती है, हीट निकलती है, एब्जॉर्ब होती है, जो हीट जरूरत होती है या निकलती है जितने अमाउंट है, वही हीट कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। बात आती है न्यूट्रलाइजेशन की, थोड़ी देर के लिए हम इसको रफ कर देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन का पता है कि एसिड क्या होता है, एसिड प्लस बेस दोनों को मिलाएंगे तो न्यूट्रल सोल्ट बन जाता है। हम पढ़ते आए हैं, क्लास 10th में भी पढ़ा है। एसिड और बेस दो को मिलाया, दोनों को मिलाने से न्यूट्रल सोल्ट बनता है, बट हर कंडीशन में नहीं बनता है। नॉर्मली बोलते हैं कि एसिड बेस मिलाया, वाटर बन गया और सोल्ट बन गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, बट दोस्तों ऐसा नहीं है, हर बार नहीं बनता। ये डिपेंड करता है एसिड और बेस के नेचर पर, ओके ना। न्यूट्रल सोल्ट बनेगा या एसिडिक सोल्ट बनेगा या बेसिक सोल्ट बनेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा जो उसमें सोल्ट है, जो एसिड और बेस है, जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, उनका नेचर कैसा है। अगर नेचर दोनों का स्ट्रॉन्ग होगा तभी न्यूट्रल बनेगा, ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तभी क्या होगा, न्यूट्रल सोल्ट बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड होगा, बेस क्या वीक है तो एसिडिक सोल्ट बनेगा, और बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड क्या वीक है तो बेसिक सोल्ट बनेगा। ये क्लास 10 में दोस्तों पढ़ा होगा। ये हाइड्रोलाइसिस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करेगा, सोल्ट के हाइड्रोलाइसिस पर डिपेंड करता है। ओके तो अभी हमने पढ़ा एसिड बेस दोनों रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रल सोल्ट बनाते हैं। तो सिंपली वही लिखना है, क्या, एसिड बेस, एसिड प्लस बेस क्या करना है, न्यूट्रल सोल्ट बनाने में, न्यूट्रल सोल्ट बनाने में क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, जो चेंज होती है, वही क्या कहलाती है दोस्तों, उसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों, सॉल्यूशन की मैं यहाँ पर बता देता हूँ इस जगह में, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या है, क्या, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिले और क्या बना लिया दोस्तों, सॉल्यूशन बना लिया। ध्यान रखना, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं। जब सॉल्यूशन बन गया तो उसमें भी कुछ अमाउंटों में एनर्जी क्या होती है, चेंजेस होते हैं, और वही अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाती है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहलाती है। क्या कहलाती है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहलाती है। ओके दोस्तों, वो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा सोल और एच से, डेल्टा सोल और एच से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप क्या आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों पूरा क्लियर हो गया होगा जो मैंने अभी आपको समझाया है। ओके तो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि छोटा सा पार्ट एक और है, इसके बारे में वो डिस्कस करने वाले हैं हम। तो दोस्तों जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके और चाहो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के सैम्पल पेपर्स, पीडीएफ्स वगैरह मिलती रहती हैं दोस्तों। सेम इसी नेम से होगा, एम्बिशन क्लासेस 2019 से दोस्तों। ओके हाँ, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों एक बार और बात आती है, इसमें छोटी सी बात आएगी, क्या, फेज ट्रांसफॉर्मेशन का हमारा सारा टॉपिक तो लगभग यहाँ पर फिनिश हो गया है, बट थोड़ी सी एक और बात रह गई है ट्रांसफॉर्मेशन से, वो और डिस्कस कर लेता हूँ। ओके क्योंकि आज हमारा इसी का कॉन्सेप्ट था, फेज ट्रांसफॉर्मेशन का। अब हमारे कौन से फैक्टर्स हैं, अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं, कौन से अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं किसको, फेज ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए एक ही इसका फैक्टर है जो किसको, फेज ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट करता है, एक ही फैक्टर है, और वो फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या, इंटर पार्टिकल फोर्सेस, इंटर
पार्टिकल फोर्सेस। यही है दोस्तों, एक ही है इंटर पार्टिकल फोर्सेस, क्योंकि दो पार्टिकल हैं। अभी हम बात कर रहे थे इंथैल्पी की, कहीं भी ना कहीं देखा कि कहीं सॉलिड लिक्विड बन रहा है, लिक्विड गैस बन रहा है, गैस से सॉलिड बन रहा है। तो वो जो चेंज होगा कब होगा, जब उसके पार्टिकल के बीच में फोर्स क्या होगा, अगर ये मैक्सिमम होगा तो क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट में हीट चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड दोस्तों। ओके, हाँ, अगर ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा इंटरपार्टिकल फोर्स, ये इंटरपार्टिकल फोर्स दो एटम के बीच में, दो पार्टिकल के बीच में ये मैक्सिमम होगा तो ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए। और अगर माना ये मिनिमम होगा दोस्तों, मिनिमम, तो क्या चाहिए, लेस अमाउंट में एनर्जी चाहिए, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड। आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा दोस्तों। एक ही फैक्टर है बस इसका, एक ही फैक्टर है, अभी क्लास 11th में ज़्यादा नहीं कहते भाई, यही फैक्टर है। क्योंकि फेस ट्रांसफॉर्म होने का मतलब उसके पार्टिकल के बीच में फोर्स कैसा है। अगर फोर्स ज़्यादा है तो लार्ज अमाउंट में हीट चाहिए, फोर्स अगर कम है तो लेस अमाउंट में एनर्जी चाहिए, या हीट भी लिख सकते हैं, एनर्जी भी लिख सकते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको दोनों समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसमें एक ही फैक्टर, ज़्यादा फैक्टर नहीं है इसके अंदर। ओके, चाहो तो दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके दोस्तों, आज की क्लास बस इतनी ही थी। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों अब क्लास 10th का इंतजार जल्दी खत्म होने वाला बायो को लेकर, क्योंकि हम जल्दी बायो से टॉपिक लेके आने वाले हैं। सीरियल वाइज, चैप्टर वाइज लेके चलेंगे, एकदम मस्त तरीके से लेके चलेंगे दोस्तों। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।